हाय हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। तो लेकर आ गया हूँ न्यू ऑडियो बुक समरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टीफन कॉवी के बुक द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। एक हाईली इफेक्टिव आदमी कौन होता है? एक हाईली इफेक्टिव इंसान वो होता है जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, जिसके पास स्ट्रॉन्ग वैल्यूज हो। क्या आपकी कभी अपने किसी रिश्तेदार या कलीग से खटपट हुई है? किसी से ये उम्मीद रखना कि वे बदले, उससे पहले आपको खुद को बदलना होगा। क्या आपको लगता है कि आप में खुद को इम्प्रूव करने की क्वालिटी है? एक हाईली इफेक्टिव इंसान की दूसरे लोगों के साथ भी अच्छे रिलेशन होते हैं। वो अपने परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों और कलीग्स के साथ मिलजुल कर रहता है और एक अच्छा रिलेशन सालों साल तक चलता है। एक हाईली इफेक्टिव इंसान कैसे बना जाए, ये आप इस किताब को पढ़कर सीख सकते हैं। जो भी आपकी जॉब हो, आप इस किताब से ये बात जान सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक पेरेंट हैं तो अपने बच्चों के साथ अपना रिलेशनशिप और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आप एक बॉस हैं तो इस किताब में आपको ऐसे टिप्स मिलेंगे जिनसे आप और भी अच्छे लीडर बन पाएंगे। जब आपका कैरेक्टर अच्छा हो तो लोग भी आपसे नज़दीकी बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए तो द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। ये किताब कैरेक्टर इम्प्रूव करने में फोकस करती है। ज़्यादातर किताबें आपको इस बारे में मिलेंगी कि दोस्त कैसे बनाएं या लोगों को इम्प्रेस कैसे करें, मगर 7 हैबिट्स आपको सबसे पहले एक इफेक्टिव इंसान बनाने पर फोकस करती है। अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है तो बेशक आप भी एक इफेक्टिव इंसान बन सकते हैं, मगर वो बस थोड़े टाइम के लिए होगा। लोगों को जल्दी ही पता चल जाएगा कि आपके हर काम के पीछे कोई मतलब, कोई मोटिव है। लेकिन अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है तो वो लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा। आप अपने आप आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन याद रखें कि आपको सबसे पहले अपने अंदर से शुरू करना है। तो क्या आप तैयार हैं चेंज होने के लिए? क्या आज आप एक हाईली इफेक्टिव पर्सन बनेंगे? पहला हैबिट, प्रोएक्टिव बने। प्रोएक्टिव बनने का मतलब क्या है? साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, हमारे आसपास जो भी कुछ होता है हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करें ये हमारे हाथ में है। प्रोएक्टिव होने का मतलब होता है कि दूसरे लोग चाहे जो भी ओपिनियन दे या जैसे भी उनका बिहेवियर हो, हमें उससे अफेक्ट नहीं होना है। जब लोग हमारे बारे में कुछ बुरा बोलते हैं तो कमी हमारे अंदर नहीं होती, बल्कि उनमें होती है। जो नेगेटिव बात वो आपके बारे में बोलते हैं, उनसे उनके खुद के नेगेटिव व्यू का पता चलता है कि वे दुनिया को किस नज़र से देखते हैं। प्रोएक्टिव होने का मतलब ये भी है कि आप किसी भी बुरी सिचुएशन से अफेक्ट ना हो, फिर चाहे मौसम खराब हो या ट्रैफिक। लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी ज़िंदगी में बुरा वक्त या गरीबी आए, मगर वो हर हाल में खुश रहेगा। एक प्रोएक्टिव इंसान बुरे से बुरे हालात में भी बगैर कोई कंप्लेन किए अपना काम करता रहेगा। प्रोएक्टिव का उल्टा रिएक्टिव होता है, और जो लोग रिएक्टिव होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट से बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं। अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो खुद भी नेगेटिव बन जाते हैं। एक बार लेखक स्टीफन कोवी जब सेक्रोमेंट में एक लेक्चर दे रहे थे, तब अचानक भीड़ में से एक औरत खड़ी हुई। वो बड़ी एक्साइटेड होकर कुछ बोल रही थी कि तभी उसकी नज़र लोगों पर पड़ी जो उसे घूर रहे थे। लोगों को ऐसे घूरते देखकर वो औरत वापस बैठ गई। अपना लेक्चर खत्म करने के बाद स्टीफन कोवी उस औरत के पास गए। उन्हें मालूम पड़ा कि वो औरत दरअसल एक नर्स थी और एक बड़े बीमार पेशेंट की फुल टाइम देखभाल कर रही थी। उसका वो पेशेंट हर टाइम उस पर चिल्लाता रहता था। उसकी नज़र में वो सब कुछ गलत करती थी। उसने कभी भी उस नर्स को थैंक यू तक नहीं बोला था। इन सब बातों की वजह से वो औरत बड़ी दुखी रहती थी। वो अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उस दिन स्टीफन कोवी के लेक्चर का सब्जेक्ट भी प्रोएक्टिविटी ही था। कोवी एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर तुम प्रोएक्टिव हो तो कोई भी चीज तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती। जब तक आप खुद ना चाहे तब तक कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। ये लेक्चर सुनकर वो औरत एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि रिस्पॉन्ड करना या ना करना उसके हाथ में है। उसने कोवी को बताया, मैंने दुखी होना खुद चुना था, मगर अब मुझे रियलाइज हो गया है
कि दुखी या सुखी होना मेरे हाथ में है, लेकिन अब किसी दूसरे इंसान का बिहेवियर मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। एक रिएक्टिव इंसान का मूड टीवी की तरह होता है जिसका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है। जब भी कोई चाहेगा वो उस रिएक्टिव इंसान का मूड चेंज कर सकता है, लेकिन एक प्रोडक्टिव इंसान वो है जिसने अपने मूड का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखा है। एक प्रोडक्टिव इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा इंसान उसके बारे में क्या सोच या बोल रहा है। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। आपकी लाइफ की सबसे जरूरी चीज क्या है? आपने माइंड में एंड को लेकर शुरुआत से हमारा मतलब है कि आपके सारे एक्शन, आपकी वैल्यूज, आपके पर्पस से मैच होने चाहिए। आपका फाइनल गोल, आपका डेस्टिनेशन पता होना चाहिए ताकि आपका हर स्टेप उसी तरफ जाए। हम कई बार बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, हमें आए दिन किसी न किसी चीज़ के लिए कंसर्न होना पड़ता है और लाइफ में इतने चैलेंजेस हैं कि हम कई बार भूल जाते हैं कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है। जैसे कि आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, उन्हें हर चीज़ प्रोवाइड करानी पड़ती है, लेकिन आप इसके लिए इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं कि उनके साथ टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाते। आप ये भूल जाते हैं कि मटेरियल चीज़ों से ज़्यादा उन्हें आपके प्यार और सपोर्ट की भी ज़रूरत है। अगर आप सच में अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उन्हें हर दिन शो कराएं कि आप उन्हें कितना चाहते हैं। आपकी बातों और आपके एक्शन में उनके लिए प्यार झलकना चाहिए और आपका यही बिहेवियर आपके पेरेंट्स और उन बाकी लोगों के साथ भी होना चाहिए जो आपकी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं। बिगिन विद द एंड इन माइंड से मतलब है ये जानना कि आपके लिए सबसे वैल्यूएबल क्या है। वो आपके अपने लोग हो सकते हैं या फिर आपके प्रिंसिपल जिन पर आपको पूरा यकीन है। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपके प्रिंसिपल से मैच नहीं करता तो आप एक इनफेक्टिव इंसान बन रहे हैं। मान लीजिए कि आप एक घर बना रहे हैं, मगर इसके लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग में प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर जाकर आप टूल लाएंगे। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपके घर का हर कोना चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। अगर आप कुकिंग का शौक रखते हैं तो आपको अपनी किचन अपग्रेड रखनी पड़ेगी। तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसका ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर आपको अपना घर अच्छे से प्लान नहीं किया है तो इसे प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल हो जाएगा और लास्ट में आपको इसे रिपेयर कराने में फालतू पैसे ही खर्च करने पड़ेंगे। लाइफ में हर चीज प्लानिंग मांगती है और इसी तरह एंड को माइंड में रखकर ही शुरुआत होती है। ये सोचे कि आपको सबसे पहले क्या करना है और ये श्योर कर ले कि वो आपके वैल्यूज के साथ फिट हो सके। क्या आप सबसे ज़्यादा ऑनेस्टी में वैल्यू करते हैं या फिर आप रिस्पेक्ट की ज़्यादा वैल्यू करते हैं? इसी को ध्यान में रखते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। अपने वैल्यूज़ पर पूरा यकीन रखें ताकि आपकी लाइफ में जो भी चैलेंज आए आप अपने वैल्यूज़ के हिसाब से उन चैलेंजेस को फेस कर सकें। तीसरी हैबिट, सबसे पहले जरूरी चीजें करना। सबसे पहले जरूरी कामों को करने का मतलब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से नहीं है, ये सेल्फ मैनेजमेंट भी है। इंसान होने के नाते हम सब सेल्फ अवेयर होते हैं और यही चीज हमें सारी लिविंग थिंग्स में सुपीरियर बनाती है, क्योंकि सिर्फ हम इंसान ही खुद को इवेल्यूट कर सकते हैं और जब हमें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। जब हमें बहुत से काम करने होते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी चाहिए। कुछ लोग प्लानर्स की हेल्प लेते हैं ताकि उन्हें याद रहे, कुछ लोग टू डू लिस्ट और बोझ बनाते हैं ताकि उन्हें जरूरी काम याद रहे, लेकिन बावजूद इन सब के कई बार हम अपने बेहद जरूरी काम टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। जब आपकी प्रायोरिटीज पूरी नहीं हो पाती तो सेल्फ डिसिप्लिन आपकी प्रॉब्लम नहीं है, असली प्रॉब्लम यह है कि आपने अपनी प्रायोरिटीज को दिल दिमाग में बैठाया ही नहीं। आपने ये सोचा ही नहीं कि ये आपकी टॉप प्रायोरिटीज क्यों है, क्यों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सोचिए ज़रा इसके बारे में, ये आपको और ज़्यादा मोटिवेट करेगा। टाइम मैनेज करना चैलेंज नहीं है बल्कि खुद को मैनेज करना है। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें करें। इस बात का मतलब है कि अपनी प्रायोरिटीज़ को पहले नंबर पर रखें। इसका मतलब ये भी है कि ज़रूरत पड़ने पर आप ना बोलना सीखें। जब आपके पास करने के लिए ढेर सारा काम हो तो उन टास्क को
ना बोल दीजिए जो आपकी प्रायोरिटीज का हिस्सा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए सेंड्रा को एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट का चेयरमैन बनने को बोला गया, मगर उसके पास पहले से इम्पोर्टेंट टास्क थे, मगर प्रेशर में आकर उसे हाँ बोलना पड़ा। सेंड्रा ने अपने पड़ोसी कोनी को पूछा कि क्या वो भी इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहेगी। सेंड्रा की बात सुनकर कोनी ने कहा, सेंड्रा ये प्रोजेक्ट काफ़ी मज़ेदार लगता है, मगर कुछ रीज़न से मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी, मगर सच में तुम्हारे इस इनविटेशन को मैं अप्रिशिएट करती हूँ। उसके बाद सेंड्रा को लगा कि जैसा कोनी ने किया उसे भी वही करना चाहिए था। वो भी तो पोलाइटली ना बोल सकती थी जब उसे चेयरमैन बनने के लिए बोला गया था। ये प्रोजेक्ट कम्युनिटी के लिए अच्छा था, मगर कोनी को अपनी टॉप प्रायोरिटीज मालूम थी, इसलिए उसने ना बोला। उसके पास करने के लिए दूसरे जरूरी काम थे और इसलिए उसने पोलाइटली ना बोलने की हिम्मत की। अगर आप अपनी प्रायोरिटी अपने दिल और दिमाग में अच्छे से प्लान कर लेते तो आपके लिए बाकी चीज़ों को ना कहना आसान रहेगा और आप अपने जरूरी कामों को आसानी से टाइम पर पूरा भी कर पाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन से ज़्यादा जरूरी है कि आपके पास विल पावर हो जिससे आप जरूरी कामों को सबसे पहले निपटा सके। चौथी हैबिट, थिंक विन विन। विन विन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपको और उन लोगों को जिनसे आप इंटरेक्ट करते हैं काफ़ी बेनिफिट देगा। जब भी आपका अपनी फैमिली और कलीग के साथ कोई इश्यू होता है तो उसका कोई सॉल्यूशन निकालना ही पड़ता है जिससे सबका भला हो। विन विन बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर कोई जीतता है और दूसरा हारता है तो इससे एक लंबा और मजबूत रिलेशन नहीं बन पाएगा। इमेजिन करो कि आपका अपने कलीग से डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो आपको ये करना है कि जो भी प्रॉब्लम है उस पर खुलकर बात करनी है, उसका कोई ऐसा सॉल्यूशन निकाले जो आप दोनों के लिए सही हो, लेकिन अपने कलीग को खुद पर हावी ना होने दे, ना ही आप उस पर हावी हो। आप दोनों का रिश्ता बैलेंस होना चाहिए जिसमें दोनों की जीत हो। इस तरह से आपके और आपके कलीग में कोऑपरेशन रहेगा जिससे आप एक टीम की तरह काम कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ कॉम्पिट करने से ये कहीं ज़्यादा अच्छा है। अब इमेजिन करें कि आप बॉस हो और अपने किसी एम्प्लॉय से आपका डिसएग्रीमेंट होता है तो जाहिर सी बात है कि आपकी ही बात ऊपर रहेगी, क्योंकि आपका एम्प्लॉय आपकी जॉब की वजह से आपके सामने चुप ही रहेगा। एक बॉस होने के नाते आप बेशक आर्ग्यूमेंट में उससे जीत जाए, मगर लॉन्ग रन में देखें तो ये आपकी हार होगी, क्योंकि अपने एम्प्लॉयज़ को नीचा दिखाकर आप उन्हें मोटिवेट नहीं कर सकते। वो आपके लिए काम तो करेगा मगर मन मार के, तो कुल मिलाकर नुकसान तो आपका ही हुआ। कॉम्प्रोमाइज़ करना हमेशा अच्छा होता है, फिर भले ही आप बॉस ही क्यों ना हो। आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप अपनी पोजीशन का इस्तेमाल ना करें। अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखने में ही आपका ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप हमेशा विन विन सिचुएशन सेटल करते हैं तो आपके एम्प्लॉयज़ ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे और ये आपकी कंपनी के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। साथ ही आपको बार बार लोगों को हायर करने, उन्हें ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विन विन सिचुएशन सिर्फ वर्क प्लेस पर ही अप्लाई नहीं होती, ये हर तरह के रिलेशनशिप में एप्लीकेबल है। जब भी आपके अपने पार्टनर, आपके बच्चों, दोस्त या पड़ोसियों के साथ डिसएग्रीमेंट हो तो विन विन सिचुएशन के बारे में सोचें। फिर आप देखेंगे कि कैसे आपके हर रिलेशन में और भी ज़्यादा प्यार और ट्रस्ट आएगा। पांचवी हैबिट, पहले खुद दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर दूसरों से उम्मीद करें कि वे आपकी बात समझें। क्या आपको याद है कि लास्ट बार कब किसी ने आपसे आपकी प्रॉब्लम शेयर की थी और क्या आपने उसकी बात सच में सुनी भी थी? क्या आपने एडवाइस देने से पहले उनकी फीलिंग्स को समझा था? पहले आप दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर उनसे उम्मीद करें कि वो आपकी बात समझे। ये अच्छे कम्युनिकेशन का यही तरीका है। हम अपनी राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। बचपन में हम लिखना, पढ़ना और बोलना सीखने में सालों लगा देते हैं, लेकिन किसी भी बात की सही ढंग से सुनने के लिए ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं है। किसी के साथ कम्युनिकेट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि आखिर वे कहना क्या चाहते हैं। गुड लिसनिंग वो होती है
जब आप खुद को सामने वाले की सिचुएशन में रख कर सोचते हैं तभी आप सही तरीके से समझ पाएंगे कि वो इंसान कहना क्या चाहता है। जब आप सुनते नहीं हैं तो आप उस इंसान की बात समझे बगैर रिप्लाई करने लगते हैं, मगर जब आप समझने की कोशिश करते हैं तभी आपको पता चलता है कि वो इंसान असल में कैसा फील कर रहा है। और जब आप इस तरीके से किसी की बात सुनेंगे तभी जाकर उस इंसान को कोई अच्छी एडवाइस दे पाएंगे या उनकी सच में कोई हेल्प कर पाएंगे। एक बार एक आदमी किसी ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास गया। उसको कुछ विजन की प्रॉब्लम हो गई थी। उस आदमी ने ऑप्टोमेट्रिस्ट को बताया कि उसको क्लियरली कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस ऑप्टोमेट्रिस्ट ने क्या किया कि उसने उस आदमी को अपना चश्मा दे दिया। ऑप्टोमेट्रिस्ट ने कहा, उन्हें पहनो, मैं पिछले 10 सालों से यही चश्मा पहनता आया हूँ और मुझे साफ दिखता है। मेरे पास एक जोड़ी एक्स्ट्रा पेयर घर में रखा है, तो तुम ये वाले पहन लो। उस आदमी ने ऑप्टोमेट्रिस्ट की बात मानकर वो चश्मा पहन लिया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उसे और भी धुंधला दिखाई देने लगा। ये बहुत अच्छे ग्लासेस हैं, तुम और कोशिश करो सही ढंग से देखने की, उस ऑप्टोमेट्रिस्ट ने कहा। तो उस आदमी ने फिर से ट्राई किया, मगर उसकी लाख कोशिशों के बावजूद उस ऑप्टोमेट्रिस्ट के चश्मा पहन के उसे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। अब ऑप्टोमेट्रिस्ट ने उससे कहा कि वो पॉजिटिव सोचे। उस पर उस आदमी ने जवाब दिया, ओके, अब भी मुझे पॉजिटिवली कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा। ये बात सुनकर ऑप्टोमेट्रिस्ट अपसेट हो गया, क्योंकि आखिरकार वो तो उस आदमी की बस मदद करना चाह रहा था। उसे लगा कि शायद वो आदमी झूठ बोल रहा है और अनग्रेटफुल है। हम भी कई बार ठीक इसी तरह उस ऑप्टोमेट्रिस्ट के जैसे ही बिहेव करते हैं। हम यही कहते रहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता या मेरी बात मान के देखो, लेकिन हम कभी भी ये ट्राई नहीं करते कि वो आदमी वाकई में कैसा फील कर रहा है। और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो इंसान हम पर कभी यकीन नहीं करेगा और ना ही कभी दोबारा हमारे पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आएगा। अगर आप सच में किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें समझने की कोशिश करें। ऐसा करके आप उनका ट्रस्ट जीत सकते हैं और उन्हें यकीन हो जाएगा कि आपके एक्शन के पीछे कोई मोटिव नहीं है, बस हेल्प करने की इच्छा है। फिर वो भी आपको समझना शुरू कर देगा। छठा हैबिट, सिनर्जाइज। सिनर्जी का मतलब है द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। यानी जब एक आदमी दूसरे की मदद करता है तो दोनों साथ मिलकर बहुत कुछ अकम्प्लिश कर सकते हैं। जब एक टीम का मेंबर दूसरे टीम मेंबर के साथ मिलकर काम करता है तो वो दोनों मिलकर अकेले इंसान के मुकाबले बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर या कालामिटी जैसे आग, टाइफून या अर्थक्वेक होते हैं तो लोग सिनर्जाइज होते हैं, यानी साथ मिलकर काम करते हैं। वो मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करने के लिए आगे आते हैं। तब लोग अपने डिफरेंसेस भूल जाते हैं। मुश्किल सिचुएशन लोगों के अंदर कोऑपरेट करने की फीलिंग्स ले आती है और सब तुरंत मिलजुल कर सर्वाइव करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सिनर्जी के मतलब कोऑपरेट या कोलैबोरेशन भी है। इसका मतलब साथ मिलकर चलना और कंबाइंड एफर्ट भी है। चाहे कोई भी ग्रुप हो, अगर आपस में सिनर्जी होगी तो इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि ये सिनर्जी हमारी लाइफ में हर रोज नहीं होती, लेकिन आपस में अपने डिफरेंसेस दूर करना ही नहीं चाहते। उन्हें ये बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि हर किसी का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग होती है। हम इस दुनिया को अलग नज़र से देखते हैं क्योंकि हम अपने खुद के हिसाब से ये दुनिया देखते हैं। हमें ये समझना ही होगा कि दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया लिमिटेड होता है, इसलिए हमारी सोच भी लिमिटेड हो जाती है। हमें दूसरे लोगों को जानने और उनके एक्सपीरियंस को समझने की खास जरूरत है। ये किसी ऑप्टिकल इल्यूजन की तरह है। हो सकता है कि जो मुझे एक यंग लेडी नजर आ रही है वही आपको एक बूढ़ी औरत दिखाई दे। हम दोनों ही उस इमेज को डिफरेंटियल इंटरप्रेट कर रहे हैं। हालांकि हम दोनों ही अपनी जगह सही है, तो इस बात पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। सिनर्जाइज करने के लिए हमें एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना ही पड़ेगा और इस तरीके से हम एक बड़ी पिक्चर देख सकते हैं। सिनर्जी का मतलब है कोऑपरेशन। इसका मतलब है अपने डिफरेंसेस को एक्सपेक्ट करना
और एक दूसरे के विचारों की कद्र करना। ये कभी साबित करने की कोशिश ना करे कि बस आप सही है और दूसरा वाला गलत है। उस इंसान के नजरिए से भी समझने की कोशिश करे, उससे आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी और कोई नुकसान नहीं होगा। बसबाजी करने से बेहतर और भी कई अल्टरनेट हैं। जब आप दूसरों के व्यूज की रिस्पेक्ट करने लगते हैं तो आप उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। आप कोऑपरेट करके मिलकर काम करने से कई सारी नई और अच्छी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। हैबिट 7, शार्पन द सॉ। शार्पन द सॉ से हमारा मतलब है कि अपने सबसे बड़े एसेट्स को शार्पन करें, यानी हमेशा कुछ नया सीखते रहे। और आपका सबसे बड़ा एसेट्स आप खुद हैं। आपको रेगुलरली खुद को रिन्यू करना पड़ेगा। अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, मतलब फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, सोशल और इमोशनली। आप रेगुलर एक्सरसाइज से खुद को रिन्यू रख सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाए या फिर महंगे इक्विपमेंट ही खरीदें। आप घर पे ही सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप रन कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं या फिर रैपिड वॉक ले सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो स्लो तरीके से कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं और फिर आप देखेंगे कि डे बाय डे आपकी बॉडी इम्प्रूव हो रही है। इसी तरह आप अपनी स्पिरिट को भी रिन्यू करने की ज़रूरत है। ऐसा कई बार होता है, आप जब खुद को पूरी तरह थका हुआ पाते हैं, रोज़मर्रा के चैलेंजेस से हम बेहद थक जाते हैं, तो हमें खुद को इंस्पायर करने की बेहद ज़रूरत है। और आप प्रेइंग, म्यूजिक, बुक रीडिंग करके या फिर नेचर के साथ जुड़कर खुद को इंस्पायर कर सकते हैं। ये आप डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी स्पिरिट किस तरीके से अच्छा फील करेगी। कभी कभी एक ब्रेक लेना भी जरूरी होता है ताकि आप खुद को टाइम दे सके और अपने बारे में सोच सके। हम जब यंग होते हैं तो हमारा दिमाग खुद ही अपनी एक्सरसाइज कर लेता है, लेकिन एक बार स्कूल खत्म करने के बाद हम शायद ही कोई बुक पढ़ने का टाइम निकाल पाते हो या कुछ नया सीखते हैं। लेकिन लर्निंग सिर्फ स्कूल तक ही लिमिट नहीं होनी चाहिए। हम इसके बाद भी खुद को एजुकेट करने के तरीके ढूंढ सकते हैं। अपने डेली रूटीन के कामों से हटकर कुछ अलग चीजें ट्राई करें। खुद को चैलेंज करें कि आप कम से कम हर महीने एक पूरी बुक पढ़ सकते हैं। और जो लोग बहुत बिजी हैं और बुक नहीं पढ़ सकते, उनके लिए हमने ये चैनल बनाया है अवेक अप। हमारे सोशल और इमोशनल एस्पेक्ट एक दूसरे के साथ क्लोजली जुड़े होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे इमोशन लोगों के साथ इंटरेक्ट करने से ही पैदा होते हैं। हर दिन हमें दूसरों के साथ अपने रिलेशन इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। तभी तो कहा गया है कि ऑनर और नेवर लव, यानी अपने पड़ोसियों से प्यार करें। अगर आप एक काइंड नेचर पर्सन हैं तो यकीन मानिए आप एक लंबी खुशहाल लाइफ जिएंगे। अब इमेजिन करें कि जैसे आप जंगल में वॉक पर गए हो, आपको एक आदमी नजर आता है जो एक छोटे से पेड़ को काट रहा है। आप देखते हैं कि वो आदमी काफी थक गया है, तो आप उससे पूछते हैं कि वो कितनी देर से ऐसा कर रहा है। वो आदमी कहता है 5 घंटे हो गए हैं और मैं अब थक कर चूर हो गया हूँ। ये बड़ी मेहनत वाला काम है। तो आप उस आदमी को सलाह देंगे कि उसे कुछ मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। हो सकता है कि उसे अपना सॉ यानी अपनी आरी को शार्प करने की जरूरत है, और आप उसे ये भी कहते हैं कि मुझे यकीन है कि इससे आपका काम तेजी से होगा। मगर वो आदमी मना कर देता है। वो कहता है कि वो इतना बिजी है कि उसके पास सॉ साफ करने का यानी अपनी आरी को तेज करने का टाइम ही नहीं है। अब किसी भी चीज को इफेक्टिवली कट करने के सॉ यानी आरी को तेज करने की जरूरत होती है। ठीक उसी तरह खुद को भी इफेक्टिव बनाने के लिए हमें भी अपने एसेट्स साफ करने होंगे। आपको टाइम निकालकर खुद को रिन्यू करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो टूल आपकी लाइफ में जरूरी है वो तो आपके पास है ही, बस उनको साफ करने की जरूरत बीच बीच में पड़ती रहती है। और आपके एसेट्स हैं आपकी बॉडी, माइंड और सोल, और उन्हें साफ करना कभी ना भूलें। फाइनली आप लोग आ गए हैं इस बुक के कंक्लूजन की तरफ, तो बात करते हैं कंक्लूजन की। आपने हाईली इफेक्टिव लोगों की 7 हैबिट सीखी। हैबिट नंबर 1 है प्रोएक्टिव बने। हैबिट नंबर 2 है एंड को ध्यान में रखकर किसी भी काम की शुरुआत करें। हैबिट नंबर 3 है कि सबसे पहले जरूरी चीजों को प्रायोरिटी दे। हैबिट नंबर 4 है विन विन सिचुएशन सोचे। हैबिट नंबर 5 है कि आपकी अपनी बात समझने के बजाय पहले दूसरों की बात समझने की कोशिश करें। हैबिट नंबर 6 है सिनर्जाइज। और लास्ट में हैबिट नंबर 7 है अपने एसेट्स शार्पन करें। हैबिट नंबर 1, 2 और 3 आपको अपना कैरेक्टर इंप्रूव करने में मदद करेंगे। हैबिट नंबर 4, 5 और 6 दूसरों के साथ आपके रिलेशन इंप्रूव करेंगे।
और लास्ट में हैबिट नंबर 7 से आप अपनी ये अच्छी क्वालिटी लाइफ टाइम तक मेंटेन करके रख सकते हैं। अब जो भी आपने सीखा है उसे डेली लाइफ में अप्लाई करना सीखें। जब कभी भी आप किसी बुरी सिचुएशन में होते हैं तो प्रोएक्टिव बनने की कोशिश करें। जब भी आप किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो विन विन सिचुएशन चुनें, और जब आप कोई चीज़ बार बार करेंगे तभी वो आपकी हैबिट बन पाएगा। जैसा कि एरिस्टो ने कहा है, हम वही बनते हैं जो हम बार बार लगातार करते हैं। तो एक्सीलेंस कोई एक्ट नहीं है बल्कि हैबिट से आती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये समरी यहाँ पर ख़त्म होती है। आप रिन्यू सोशल में हमें यानी कि कमेंट्स में लिखकर हमें अपने ओपिनियंस शेयर कर सकते हैं कि आपको ये समरी कैसी लगी और अगली समरी आप किस बुक पर चाहेंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो आप हमें अपना प्यार कमेंट सेक्शन में दिखा सकते हैं। इसी तरह एक नई ऑडियो बुक के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।